श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ फिर से एक नया और लेटेस्ट अपडेट लेकर। जो आपकी वीडियो की एग्ज़ाम है, ग्राम विकास अधिकारी की जो एग्ज़ाम है वो 27 और 28 जो दिसंबर है उसको होनी है। तो इसका जो आपका जो क्रैश कोर्स है वो मैं आपको करवाने के लिए यहाँ से फिर से उपस्थित हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन एक वीडियो में लगभग हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देख सकते हैं आप ग्राम विकास अधिकारी की जो प्रारंभिक प्री परीक्षा है उसके लिए जो हमारा जो ये रहने वाला है भूगोल, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल रहने वाला है, इसके साथ करंट अफेयर्स आपका ये क्लियर होने वाला है। तो जुड़े रहिए आप इसके साथ। अब इसमें आपके करंट का जो चैप्टर है वो इसमें कौन कौन से पार्ट रहने वाले हैं। तो करंट के में रहने वाले हैं आपके राज्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो सामयिक सरकारी योजनाएं विषय चल रहे हैं उनको लेकर, घटनाएं हैं उनको, क्रीड़ा यानी खेलकूद से संबंधित सम्मेलन और बैठक हैं उनसे संबंधित, पुरस्कार सम्मान से संबंधित, और इनके साथ जो चर्चित पुस्तकें हैं उन सूचकांक है उनसे संबंधित, और वे जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है मासिक वाला उसको लेकर यहाँ पर आपकी चर्चा होने वाली है। अब इसमें विश्व का भूगोल आ रहा है तो इसमें भौतिक विशिष्टता आती है, महाद्वीप और महाद्वीप एवं महत्वपूर्ण जो स्थान आते हैं वो हैं। इसके साथ पर्वत पठार, महासागर है, मैदान, मिट्टी और इससे विविध जुड़े हुए जो आपके हैं। इसके साथ भारत का जो पारिस्थितिकी एवं वन्य जीव है उससे संबंधित आएगा, जिसमें आपका सामान्य परिचय आएगा। इसके बाद भौतिक विभाजन आएगा, फिर नदियाँ, झीलें, और फिर चौथा आएगा जलवायु, कृषि एवं पशुपालन, मृदा, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारतीय उद्योग। इसके साथ आपका रहने वाला है परिवहन तंत्र, महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य और पारिस्थितिकी एवं वन्य जीव से संबंधित आपका ये रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका भूगोल का जो पार्ट है जिसमें आपका भारत और विश्व का भूगोल है, लगभग उसके सभी चैप्टर आपके एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका जो करंट का पार्ट है वो रहता है, तो इसमें राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामयिक विषय, सरकारी विषय चल रहे हैं उनको लेकर है। राज्य के परिदृश्य में देखते हैं तो सबसे पहले असम राज्य आता है, और असम राज्य का जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यानी राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है इसको। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 6 जून 2021 को जानकारी दी कि कोकराझार जिले में रायमोना जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसको असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया है। यह वन क्षेत्र भूटान की सीमा के पार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी BTR के अंतर्गत आता है। असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बाद ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इसको वापस मैं बता देती हूँ। असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा, उन्होंने 6 जून 2021 को इसको किया है। जो कहाँ है, कोकराझार जिले के रायमोना जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसमें कौन से स्थान पर, 6ठे स्थान पर किया है। और ये बोटलैंड जो BTR का जो प्रादेशिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, जो कहाँ है, भूटान की सीमा के पास में है। इसके पहले इसमें कितने थे असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कौन सा, काजीरंगा, मानस है, नामेरी है, ओरंग है और डिब्रू सेखोवा ये आपका रहने वाला है। इसके बाद असम आ रहा है। विश्व बैंक के साथ जो चिराग है प्रोजेक्ट के लिए इसमें समझौता किया गया है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार के छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त रूप से जो छत्तीसगढ़ है इन जो रूरल जो आपके जो परियोजना है ग्रोथ एग्रीकल्चर वाली, उसके परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ इन्होंने जो $100 है उससे मिलियन के साथ समझौते पर इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। जो चिराग परियोजना का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करना है, जो राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध पौष्टिक भोजन वर्ष उत्पादन की अनुमति देगा। यह परियोजना राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लागू की जाएगी। यानी जो चिराग जो आपकी जो परियोजना जो छत्तीसगढ़ में लागू हुई है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें जो आदिवासी लोग हैं उनको जो प्रति वर्ष है उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की और उत्पादन करने की ये जो है इसमें सहायता करेगा। दिल्ली सरकार द्वारा अपन शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 16 मार्च 2021 को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSE के गठन और पंजीकरण की घोषणा को बोर्ड के पास एवं शासी निकाय होना
यानी जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करेंगे, और इसमें एक कार्यकारी निकाय भी दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए होगा। इसकी अध्यक्षता एक सीईओ करेगा। दोनों निकायों में पेशेवर उद्योग, शिक्षा क्षेत्र, सरकारी एवं निजी स्कूलों के जो प्राचार्यों और नौकरशाही के विशेषज्ञ होंगे। यानी ये जो शिक्षा विभाग है उसको महत्वपूर्ण और जो एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए जो अपन शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है, किसके नेतृत्व में, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके नेतृत्व में कब की गई, 16 मार्च 2021 को की गई है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सीईओ करेगा। जो किसी भी क्षेत्र के, इसमें कौन कौन होंगे, क्षेत्र जो निजी और सरकारी जो क्षेत्र हैं उनके प्राचार्यों के साथ नौकरशाही इनमें शामिल होंगे। कोलकाता में बच्चों के लिए बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने 26 जनवरी 2021 को हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से बच्चों की पहली बोट लाइब्रेरी शुरू की गई है। कहाँ की गई है, कोलकाता में ये की गई है। अब ये आपका राज्य परिदृश्य कंप्लीट होता है। अब राज्य के परिदृश्य में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो यही था, जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब राष्ट्र के बारे में अपन देखते हैं कि राष्ट्र के में कौन से जो करंट के जो है चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा है। अब देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्षों के युद्ध की शताब्दी मनाने के लिए समारोह में भाग लेने के लिए 26 और 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की यात्रा की। यह कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद मोदी की पहली विदेश यात्रा थी। उन्होंने शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं, या जिसको राष्ट्रपति अपन बोलते हैं, राष्ट्रपति को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त रूप से बंगबंधु बापू प्रदर्शनी उद्घाटन किया। उन्होंने बांग्लादेश के उद्यमियों को भारत आने का निमंत्रण दिया और बांग्लादेश के युवाओं के स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। मोदी ने शेख हसीना को भारत द्वारा उपहार दिया गया 109 एम्बुलेंसों के लिए एक प्रतीकात्मक चाबी सौंपी और कोविड-19 टीकों की 1.2 मिलियन खुराक का भी अनुदान के रूप में दिया गया। यानी इसमें महत्वपूर्ण यही है कि उन्होंने कब यात्रा की है ना, तो ये कब की गई, कहाँ की गई है, और वहाँ के जो बांग्लादेश के जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, और किसके जो है किसको शांति पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 23 मार्च 2021 को नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु की शहादत के जो 90 वर्षों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर उद्घाटन किया गया। भगत सिंह स्मारकों में स्वतंत्रता सेनानियों की किताबों के मौजूदा संग्रह को शहीद स्मृति पुस्तकालय में परिवर्तित करने की घोषणा भी की गई है। यानी जो बुक्स हैं उनको जो शहीद स्मृति पुस्तक कला है उसमें जो है संग्रहित करने की जो है घोषणा की गई है। और शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन 23 मार्च 2021 को कहाँ किया गया है, दिल्ली में किया गया। कैच द रेन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है, तो मोदी द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर, यानी कब है 22 मार्च 2021 को जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की गई है। यह अभियान देश भर में 22 मार्च से 30 नवंबर तक मानसून पूर्व एवं मानसून अवधि लागू किया गया है। आगे आ रहा है, इटली द्वारा IAS से संशोधित समझौता पर हस्ताक्षर। यूरोपीय देश इटली ने 17 मार्च 2021 को भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के संशोधित फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए। ISA फ्रेमवर्क समझौते के संशोधन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को ISA समूह में शामिल होने की अनुमति देते हैं। ये आपके हो रहे हैं। इसके बाद है भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल है, वो कहाँ है, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा में। अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं उनको 12 मार्च 2021 को एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल शुरुआत किया गया है, जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोरियर में निर्यात और आयात के लिए बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा 2 लाख वर्ग फीट पर विकसित यह बिल्ट टू सूट फैसिलिटी DHL एक्सप्रेस एवं फेडएक्स एक्सप्रेस जैसे वैश्विक एक्सप्रेस कोरियर को संगठनों का नेतृत्व करेगा। इसमें आपको याद रखने की यही है कि कब शुरू किया गया है और कहाँ शुरू किया गया है। भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो ये
MSME के प्रौद्योगिकी केंद्रों के विस्तार केंद्रों का शुभारंभ कहाँ गया है? तो ये 10 मार्च 2021 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, मध्य प्रदेश के भोपाल, 2 जगह ये किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है और विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संपर्क को मजबूत बनाने के लिए और इन देशों की जो मित्रता है उसको मजबूत बनाने के लिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है, जो कितना लंबा है? 7.9 किलोमीटर लंबाई है। यह ब्रिज फेनी नदी पर बनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में विश्व की पहली प्लेटिपस सेंचुरी का निर्माण किससे? ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रहे प्लेटिसस के लिए विश्व के पहले शरण स्थल का निर्माण करने की अपनी योजना का खुलासा किया है। नई सुविधा इन प्रतिष्ठित प्राणियों के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देगी जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की जो विलुप्त हो रही जाति है उसको बचाने के लिए किया गया है। इटली में मारियो ड्राघी बने प्रधानमंत्री। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो ड्राघी ने 12 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। सिंगापुर, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सोलर फार्म। सिंगापुर जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बना रहा है। यह 60 मेगावाट पिक फ्लोटिंग सोलर सिस्टम सिंगापुर पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड के सहयोग से सैमफॉर्म इंडस्ट्रीज द्वारा तांगेह जलाशय पर बनाया गया है। यह एक बार पूरा हो जाने के बाद 1,22,000 पैनल वाला सोलर फार्म ये दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े क्षेत्र में होगा, जो 45 फुटबॉल पिचों के आकार का, यानी 45 फुटबॉल जो पिच होते हैं उनके आकार को कवर करेगा। एस्टोनिया, काजा कालास बनी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। फार्म पार्टी रिन्यू यूरोप की काजा कालास 24 जनवरी 2021 को एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। आगे प्रकाशित जो उनकी पुस्तक हैं वो देखते हैं। पुस्तक का नाम कौन सा है? ये जो इम्पोर्टेंट आपके जो सामयिक विषय, चर्चित विषय चल रहे थे उनसे संबंधित आपके ये करंट का पार्ट हो चुका है। वाहना मास्टर क्लास, ये कौन है? एल्फ्रेडो कोवेलिक है, उसकी पुस्तक है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस की ये जो अनिधा दत्ता है उसकी पुस्तक है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये वामन सुब्रा प्रभु की पुस्तक है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। ब्यूटीफुल थिंग्स, ये हंटर बाइंडेन की पुस्तक है। कमलास वे, ये है ड्रेन मोरेन है उसकी पुस्तक है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट है, ये दलाई लामा की पुस्तक है। आगे आ रही है अनफिनिश्ड ए मेमोरियल, ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। अब ये राजस्थान के संबंध में जो मार्च से चल रहे हैं अपने सामयिक विषय हैं, मासिक हैं, उससे संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मार्च, भरतपुर की नितिशा अग्रवाल 9 वर्ष की है। नॉन स्टॉप डांस में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली भारत की पहली बच्ची बनी है। उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ग्रैंड मास्टर का टाइटल प्राप्त किया है। 1 मार्च को राज्य कोविड-19 टीकाकरण कोविन 2.0 शुरू हो गया है। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक और 45 से 60 वर्ष के बीच आयु वाले गंभीर बीमारी के शिकार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। स्वच्छ महसूर स्थलों की सूची, जल शक्ति मंत्रालय ने के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ महसूर स्थलों के चौथे चरण के तहत देश में 12 स्थानों को चुना है, जिनमें कुंभलगढ़, जैसलमेर का किला, रामदेवरा को चुना गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जनवरी को बजट में अनाथ उपेक्षित बच्चों के पुनर्वास के लिए गोराधाई ग्रुप फोस्टर केयर संचालन की योजना रखी है। यह योजना 33 जिलों में शुरू की जाएगी। पाली के जेतारण तहसील में खेड़ा रामगढ़ गांव की मोनिका पटेल का इंडिया की वनडे और T20 टीम में चयन हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑर्गन डोनेशन की इच्छा अंकित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। राजस्थान में 5 अगस्त 2021 को फूड सेफ्टी एक्ट लागू हुआ। लागू होने के 10 साल में एक भी मिलावटखोर की सजा नहीं मिली है। मौजूदा प्रावधान में मिलावटों
को जमानत पर छोड़ने की व्यवस्था है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिलावट एवं नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए क्रिमिनल लॉ राजस्थान संशोधन एक्ट 2021 को विधानसभा में पेश किया गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। ये आपका जो मार्च का था ये कंप्लीट होता है। अब आ रहे हैं अपने जून में क्या जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है वो देखते हैं। तो आपका जून का ये रहेगा, डॉक्टर रमेश गांधी तंबाकू नियंत्रण के लिए रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रमेश गांधी को तंबाकू नियंत्रण के लिए रिसर्च एक्सीलेंस 2021 का जो अवार्ड मिला है। हाल ही में भारत में तंबाकू नियंत्रण मॉडल विकसित करने के लिए राजस्थान में डॉक्टर रमेश गांधी को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया है। डॉक्टर रमेश गांधी राजस्थान में गांधी जो फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान में पूर्व सांसद हरेंद्र सिंह बनेड़ा का निधन। राजस्थान में भीलवाड़ा के बनेसा राजघराने के राजाधिराज वह पूर्व सांसद हरेंद्र सिंह बनेड़ा का 75 वर्ष की आयु में कोरोना से निधन हो गया है। हरेंद्र सिंह ने 25 वर्ष की आयु में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से 1971 में पहला चुनाव लड़ा था। यह देश के सबसे युवा सांसद चुने गए थे। बनेड़ा फोर्ट का मेवाड़ में इतिहास विशिष्ट स्थान देता है। उदयपुर में महाराणा राज सिंह के पुत्र राजा भीम सिंह ने बनेड़ा रियासत की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य तंबाकू एवं पान मसाला पर बैन लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। 31 मार्च 2021 को राजस्थान में विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 2019 में गांधी जयंती पर तंबाकू और पान मसाले पर रोक लगाई गई है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगस्त का जो आपका महीना है उसमें क्या नई और लेटेस्ट अपडेट आई हैं वो देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त को घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत वन विभाग की ओर से आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के सभी करोड़ 26 लाख परिवारों को तुलसी, गलोय, कालमेघ एवं अश्वगंधा के 8 औषधीय पौधे 3 बार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना, औषधीय पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। वन राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई साथ ही मुख्यमंत्री ने 72वें वन महोत्सव के तहत जयपुर के ग्राम बिलोची में लगाने के लिए पीपल का पौधा और अन्य पौधों को वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रदेश में लघु वन उपज उत्पादन वृद्धि के लिए राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया है। साथ ही ताल छापर अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिकोम ने राज्य में इच्छुक जो निर्यातक हैं उनको बढ़ावा देने के लिए निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया है। IIT जोधपुर में राजस्थान का पहला ड्यूशेन मस्कुलर डिफिशियंटी सेंटर स्थापित किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अर्ली कैंसर डिटेक्शन वैन को शुभारंभ किया है। इस वैन द्वारा कैंसर में संबंधित महत्वपूर्ण जांचें मौके पर की जाती हैं। इसके साथ राजस्थान की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो देखते हैं क्या आ रही हैं। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के अनुसार नववर्ष 2021 के आगाज पर मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 36 मदरसों को विनिर्माण कार्यों के लिए 538 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। कालीबाई मेधावी स्कूटी छात्रा 2021 पहली बार इस योजना में CBSE की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना में CBSE की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% रही है। गौरतलब है कि इससे पहले इस योजना में केवल राजस्थान बोर्ड के पास ही छात्राओं को ही शामिल किया जाता था। इस बार 10,050 स्कूटियों का वितरण होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने
वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की थी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में सभी वर्गों की 12वीं पास मेधावी छात्राओं को सरकार द्वारा मुफ्त स्कूटी देगी। ओलंपिक में स्वर्ण जीतने में मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर प्रदेश में खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। राजस्थान में बाल आयोग आपके द्वार अभियान, राजस्थान में जो बाल आयोग है आपके द्वार अभियान, ये जो अभी है स्टार्ट किया है। राजस्थान में 18 जनवरी 2021 को बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत अलवर जिले से की गई है। आपका ये जो करंट का पार्ट था करंट का, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी जो सामयिक स्थिति चल रही थी, घटनाएं थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके साथ ही आपका जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके साथ जो आपका राजस्थान का था जो मासिक करंट है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। अब आ रहा है अपना भूगोल। तो भूगोल में विश्व भूगोल सबसे पहले आपका यहाँ पर आ रहा है। तो विश्व भूगोल में देखते हैं क्या है। स्थलमंडल, विश्व की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। तो स्थलमंडल पृथ्वी की वह परत है जो शैलीय पदार्थों द्वारा निर्मित है और महाद्वीपों और महासागरों की जो अधिस्थल तक विस्तृत है। स्थल की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। स्थलमंडल सिलिका एवं एल्यूमिनियम शैलों से समृद्ध सियाल नामक परत से बना होता है जो महाद्वीप पर पाए जाते हैं। महासागरीय अधिस्थल में पाए जाने वाले शैल मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम युक्त होते हैं, जिन्हें सीमा कहा जाता है। स्थलमंडल वह है जिनमें हमें रहने के लिए भूमियों, पौधों के लिए मृदा प्रदान करता है, खनिज संपत्ति का स्रोत है। चट्टान, रॉक, पृथ्वी की क्रस्ट से मिलने वाले पदार्थ, चाहे वह ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर की भांति कठोर प्रकृति का हो या चीका, क्ले या रेत की भांति कोमल चाक या लाइमस्टोन की भांति प्रवेय हो, स्लेट की भांति अप्रवेश्य चट्टान कहे जाते हैं। प्रत्येक चट्टान की संरचना एक से अधिक प्रकार के खनिजों का संयोग होता है। पृथ्वी की क्रस्ट में 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उसके अलावा 98.8% भाग की संरचना में 8 तत्व हैं। ऑक्सीजन जो 96.80 होती है, सिलिकॉन होता है 27 से 72%, एल्यूमिनियम 8 से 13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम होता है 2.59% तथा मैग्नीशियम होता है 2.09 से लेकर, यानी टोटली 98.79 का ये प्रमुख योगदान होते हैं। ये सभी जो तत्व हैं ये मिलाकर 98.79% होते हैं। बाकी 2 तत्व जो अन्य होते हैं जो पृथ्वी ये इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें पाए जाते हैं। अब महाद्वीप के उनके प्रमुख स्थान कौन से हैं, एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, ये देखते हैं अपन। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मोटे मोटे बताऊंगी क्योंकि प्री एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछता है। प्री एग्जाम में जो आपका आने वाला है वही मैंने आपको यहाँ से कवर करवाने की कोशिश की है, तो आप यहाँ पर बने रहिए। आमू दरिया ये संबंधित कौन से देश से संबंधित है, ये कौन सी है, ये आपकी जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम हैं, फिर से संबंधित देश हैं और उनकी विशेषताएं क्या है। आमू दरिया ये नदी का नाम है। अफगानिस्तान, जाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से संबंधित है। उद्गम स्थान पामीर पर्वतीय क्षेत्र से और अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये बहती है। सीर दरिया ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से है। मुहाना अरल सागर में ये गिरती है। चाओ फ्राया नदी ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। मोहाना थाईलैंड की खाड़ी से ये निकलती है। इसका बेसिन चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेट्स नदी ये तुर्की और इराक, सीरिया से संबंधित हैं। उद्गम स्थान टारस पर्वत टर्की में है। यह बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन नदियों की क्रमशः दजला एवं फरात नामक भी जाना जाता है। इन दोनों नदियों को दजला फरात के नाम से भी जाना जाता है। येलो रिवर ये हांगवो में है, चीन में है। उद्गम स्थान कुलनूल पर्वत है। मुहाना पर हाई की खाड़ी यानी येलो सागर है। अपने कटाव में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध यह नदी चीन का शोक कहलाती है।
और पीले रंग के लोहे से निर्मित मैदान में प्रवाहित होने के कारण यह अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप करती है। ये आपकी प्रमुख नदियाँ हो गई। फिर से कहना चाहूँगी, मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। एशिया की जो प्रमुख जल संधि है वो अपन देखते हैं। बेरिंग जल संधि, ये अलास्का यानी अमेरिका और रूस को अलग करती है, यानी मिलाने का कार्य करती है। पूर्व चुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। तत्तर जल संधि यह रूसी मुख्य भूमि की रूस की जो सखालिन द्वीप से अलग करती है। जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ती है। लापेरा जल संधि या सोया जल संधि जापान में हांगबो द्वीप की रूस से ये जो अलग करती है, जापान सागर को ओस्खा सागर से जोड़ती है, यानी ये तख्तर और लापेरास दोनों सेम ही है। सुगारू नदी यह हांगो की हिशु द्वीप से अलग करती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये आपकी जल संधियाँ हो गई। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं पठार है। एटलस पर्वत, यह नवीन वलित पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। एटलस पर्वत मुख्य जो श्रेणियां हैं, एटलस पर्वत, एंटी एटलस, मध्य एटलस, सहारा एटलस में विभाजित है। यह मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया में विस्तृत पर्वत श्रेणी है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोककल है, जो कितनी है, 4165 मीटर की ऊंचाई है, जो ग्रेट एटलस की श्रेणी में स्थित है। इथोपिया की उच्चभूमि सर्वोच्च चोटी रास दशन है, जो 4533 मीटर की ऊंचाई पर है। ब्लू नील नदी का उद्गम क्षेत्र भी इसी से है। माउंट केन्या, यह केन्या उच्चभूमि की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्गन, यह केन्या व युगांडा की सीमा पर स्थित एवं शांत ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एल्गन। माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो तंजानिया क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। इसे माउंट किबो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ढाल पर विश्व प्रसिद्ध कैवा की खेती होती है। इसकी विशेषता साल भर में बर्फ से ढके रहना, जबकि विषुवत रेखा में यह मात्र 322 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी विषुवत रेखा से सिर्फ इसकी दूरी 322 किलोमीटर है। माउंट राउवेजनोरी, ये है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, यानी जायरे की जो अल्बर्ट झील के समीप स्थित है। माउंट ऑफ मून के नाम से भी इसको जाना जाता है। माउंट कैमरून, अफ्रीका की यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कैमरून के तटीय क्षेत्र में स्थित है। माउंट सीनेई हास्ट पर्वत का उदाहरण है, एशिया महाद्वीप का ये भाग है। मिस्र की जो मरुभूमि में ये स्थित पर्वत क्षेत्र है। तिब्बती पठारीय मस्सिफ में है। उत्तरी चाड़ में स्थित यह मरुभूमीय पर्वत है। कटगा पर्वत यह कांगो गणराज्य क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। इसमें आपको इतना नहीं पूछेगा कि कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा डीपली है, आप इसको हल्का एक बार रिवाइज कर ले तो अच्छा होगा। स्थल का वह भूभाग जो अपने आसपास के क्षेत्र से कम से कम 600 मीटर से अधिक ऊंची हो, जिसकी शीर्ष चोटी नुमा वह पृष्ठ तीव्र ढाल से हो, पर्वत कहलाता है। ऐसे उच्च प्रदेश जिनमें विभिन्न रीतियों से बनी पर्वतमालाएं विद्यमान हो, पर्वत समूह कहलाता है, जिसे ब्रिटिश कोलंबिया का कॉर्डिलेरा। जब एक ही प्रकार की एक ही आयु के कई पर्वत एक लंबी श्रृंखला या पट्टी में फैले हों तो उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी। एक ही काल में एक ही प्रकार से बने अनेक पर्वत श्रेणियों को पर्वत तंत्र कहते हैं, जैसे अल्पेशियन पर्वत है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, तो ये देखते हैं। विश्व के प्रमुख जो पर्वत शिखर हैं वो कौन से हैं। माउंट एवरेस्ट है, कहाँ पर है, नेपाल में, 8848 इसकी ऊंचाई है। के गोडविन यानी K2 इसको बोलते हैं, गोडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कितनी है, 8611। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, नेपाल और भारत की सीमा पर है, 8598 है। लोहत्से ये नेपाल में है, 8501 की इसकी ऊंचाई है। आगे आ रहा है अपने महासागर में देखते हैं क्या है। पृथ्वी की जल से ढका भाग जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग में जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध के लगभग 40% एवं दक्षिणी गोलार्ध के 81% भाग पर जल है। जलमंडल का आकार की स्थिति की दृष्टि से महासागर, ओशियन और खाड़ियों आदि में विभाजित किया गया है।
जलमंडल के अंतर्गत प्रमुख रूप से 4 महासागर है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है, जो लगभग ये आपका इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ये इतना पूछने वाला नहीं है। प्रशांत महासागर की जो आकृति लगभग त्रिभुजाकार है और शीर्ष उत्तर के बेरिंग के मुहाने पर स्थित है। इतना कुछ नहीं पूछेगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा एवं बहुत इजी वे में इसका पेपर आता है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व से उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका की दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप है। प्रशांत महासागर के बेसिन में जो है अधिकांश भागों की गहराई लगभग कितनी है, 7300 मीटर तक है। जलमंडल, प्रशांत महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर की उत्तरी भाग सबसे अधिक गहरा और जिसकी औसत गहराई 5,000 से 6,000 मीटर है। प्रशांत महासागर में मिडनाओ गर्त की गहराई 10,000 मीटर से भी अधिक है। अटकामा व टांगा गर्त क्रमशः लगभग 8 से 9,000 मीटर गहरे हैं। एल्यूशियन, क्यूराइल, जापान और बेनिन जो महत्वपूर्ण गर्त हैं, इनकी गहराइयाँ 7,000 से 10,000 मीटर तक हैं। अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर आकार में प्रशांत महासागर से लगभग आधा है। यह संपूर्ण संसार के लगभग छठे भाग में विस्तृत है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल जो आप देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दोनों अमेरिका और पूर्व में है। अब ये देखते हैं विश्व में प्रमुख महासागर हैं, तो आप इनका क्षेत्रफल याद करने की आपको जरूरत है नहीं, आप वैसे नाम पढ़ लीजिए। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये देख सकते हैं। अंतर महाद्वीपीय सागर है, मालय सागर, मध्य अमेरिकन सागर, भूमध्य सागर, ये अंतर महाद्वीपीय सागर आपके हैं। अब देखते हैं भारत का पारिस्थितिक और वन्य जीव। प्रिय छात्रों, इसको हटा दो, ये गलत टाइप होगा। भूगोल, इसके अंतर्गत पृथ्वी में उसके बीच दिखाई देने वाली सभी बातों या तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में वर्तमान समय में भूगोल को अनेक प्रकार से विभाजित करने का प्रयास किया गया है। उन्हीं प्रकारों में एक प्रकार है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत सामान्य पृथ्वी से संबंधित स्थलमंडल, जलमंडल, है ना, वायुमंडल और पर्यावरण भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन इसके मध्य पारस्परिक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। भारत की स्थिति एवं सीमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ देख सकते हैं। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर क्षेत्र के 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके साथ भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान है। यह रूस का क्षेत्रफल का लगभग 1/5, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/3, ऑस्ट्रेलिया का 2/5। जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसके बाद है विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5 जनसंख्या भारत के पास है। यानी भूमि कितनी है 2.4% और जनसंख्या 17.5%। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन, दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार तथा पाक जलरमरू पाल्क स्ट्रेट है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, ग्रेट कीजिए। भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु है इंदिरा कोल जो J&K में पड़ता है। देश की चतुर्दिक सीमा बिंदु दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बिंदु सर क्रीक जो गुजरात में पड़ता है, पूर्व बिंदु वालंगू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य देखते हैं। पाकिस्तान से जो टच है वो कौन कौन से है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर आपके हैं। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर मिलता है, चीन से मिलते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल जिसको अपन उत्तराखंड भी बोलते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से मिलने वाली सीमा है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम यहाँ पर है। भूटान है, भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश मिलते हैं। बांग्लादेश से 5 राज्य मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी 4 राज्य मिलते हैं। पड़ोसी देश और उनकी मध्य सीमा का विस्तार कितना है, भारत बांग्लादेश की सीमा कितनी है 4098। भारत चीन की सीमा कितनी है 3239। भारत पाक की सीमा है 3310 किलोमीटर।
भारत नेपाल की सीमा है 1761 किलोमीटर, भारत म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर और भारत भूटान की सीमा है 587, यानी सबसे कम सीमा किससे लगती है? भारत की भूटान से लगती है। मुख्य बिंदु कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत की 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान एवं थार मरुस्थल। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरता है, जो कितना है 82.5 डिग्री। भारत के जो राज्यों के नाम कितने हैं? ट्रिक है, मित्र अंतरा मुझसे कहता है कि मैं अपने 6 बागों में पकी आम उगाऊं। राज्य 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। ट्रिक का विश्लेषण अब देखते हैं। मी से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, ऐ से असम, तय से तमिलनाडु, रा से राजस्थान, मू से मणिपुर, झ से झारखंड, सी से सिक्किम, कैसे केरल, है से हरियाणा, ता से तेलंगाना, है से हिमाचल, मेघालय, ऐ से अरुणाचल, पै से पश्चिम बंगाल, ने से नागालैंड, छ से छत्तीसगढ़, बा से बिहार, गो से गोवा, मे से मध्य प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, मै से महाराष्ट्र, पै से पंजाब, की से कर्नाटक, ऊ से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा दोनों हो गए और गा से गुजरात, ऊ से उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये आपके 9 कितने हो गए? 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। अब ये ट्रिक है, चलो जला दिल दे दो आप, चलो जला दिल दे दो आप। जैसे चंडीगढ़, ला से लक्षद्वीप, जैसे जम्मू कश्मीर, ला से लद्दाख, दी से दिल्ली, दे से दमन द्वीप, दो से दादर नगर हवेली, आ से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, पै से पुडुचेरी। भारत को 7 जो आपके पूर्वी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एटीएम, आना, मम्मी, ये आपकी ट्रिक है। इसके से ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से जो मेघालय है, आ से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मै से मणिपुर, मी से मिजोरम आपका हो गया। अब भारत की स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश कौन से हैं? ट्रिक है, बचपन में MBA किया। ट्रिक है, ब बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, ठीक है, न से नेपाल, ये आपका आ गया। मैं से जो साइलेंट है ये एम में यहाँ पे साइलेंट रहेगा, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, किया, ये भी इसमें आपका साइलेंट रहेगा। भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश कौन से हैं? बचपन में MBA किया, यही आपके जो पड़ोसी देश हैं ये देख सकते हैं जो थे आपका। भारत की समुद्री सीमा वाले राज्य तो KKGG का ATM OP में, यानी के कर्नाटक, के केरला, जी गुजरात। फिर इसके बाद है जी गोवा का, ये आपका साइलेंट रहेगा। ए आंध्र प्रदेश, टी तमिलनाडु, एम महाराष्ट्र, ओ ओडिशा, पी जो पश्चिम बंगाल है, ये में फिर से साइलेंट रहेगा आपका, है ये भी साइलेंट है। यानी आपके जो राज्य हैं समुद्री सीमा पर वो आप ऐसे बना के देख सकते हैं। जो आपका ये सीमा बनती है तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल आपका हो गया, उड़ीसा हो गया, ये आपके आ गए। फिर है भारत के पूर्वी राज्य, ये मैंने बता दिया आपको। फिर है, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है आपका, ये फिर से आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपका मैं ख़राब नहीं करूँगी। तो जल्दी से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख नदियाँ हैं वो मैं आपको यहाँ से करवा देती हूँ। प्रमुख नदियाँ, मिश्रित नदियाँ किसको कहते हैं? जो चैनल्स के माध्यम से होकर प्रवाह, यानी जो प्रवाहित होती हैं वाहिकाओं को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी 2 है भारत के, और एक है आंतरिक अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र से तात्पर्य जिस क्षेत्र में प्रवाह प्रणाली किसी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में जल को बहाकर ले जाती है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत का अपवाह तंत्र है भौगोलिक स्वरूप द्वारा होता है। उद्गम आधार पर ये हिमालय और प्रायद्वीपीय 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसके साथ देखते हैं विभाजन योजना, चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों समस्या उत्पन्न होती है। आयु हिमाचल निगल पुरानी है, ये अपवाह तंत्र के वर्गीकरण का सामान्य आधार है। यानी जो है भारतीय नदी प्रणाली है, एक तो हिमालय से निकलने वाली, एक प्रायद्वीप से निकलने वाली। इसके बाद देखते हैं प्रायद्वीप से निकलने वाली को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पश्चिम घाट है, एक विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली। श्रेणी उद्गम है सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। फिर इसके बाद आती हैं आपकी विंध्याचल से कृष्णा, नर्मदा, है ना, ये आपकी इधर से हो गई। हिमालय अपवाह तंत्र देखते हैं। उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अधिक महत्व है। ये नदियाँ तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा कर देती हैं। उत्तरी भारत की नदियाँ अपरदन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं मैदान को, जो मंद गति से पड़ने वाली
समुद्रों में जमा कर देती है। इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र की नदियां बारहमासी यानी पेरेनियल हैं, क्योंकि ये वर्षण बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से प्राप्त जल को बहाती हैं, महाखंडों से गुजरती हैं और उत्थान के लिए अपर्दन करती है। इन्हें ब्रह्मा नदी, इंडो ब्रह्मा नदी भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायूसीन कल्प में 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्षों पहले यह विशाल नदी थी, जो शिवालिक में इंडो ब्रह्मा नदी कहलाती थी। इनके 3 अपवाद तंत्र थे, पश्चिम में सिंधु एवं 5 सहायक नदियां, मध्य में गंगा एवं हिमालय से निकलने वाली अन्य सहायक नदियां और पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र थे और उससे सहायक नदियों द्वारा ये बनती थी। हिमालय अपवाद तंत्र की नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये आपकी महत्वपूर्ण नदियां हो गई। अब सिंधु नदी का जो प्रमुख है, ये 1960 जब संधि हुई थी, भारत पाक संधि, तब इनका जो है व्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत एवं 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब का जो नियंत्रण है वो पाकिस्तान द्वारा किया गया। तो इसमें 80% पानी व्यास, रावी, सतलज का जो 80% पानी जो भारत प्राप्त करता है और 20% पानी है जो पाकिस्तान को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो सिंधु, झेलम, चेनाब का है 80% पानी जो किसको मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा, और 20% पानी है वो आपका भारत को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, सिंधु नदी तंत्र है तो आप इसमें देख सकते हैं ये पाकिस्तान का एरिया आ गया, यहाँ से ये निकल गए और यहाँ बहती हुई ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसके साथ ही आपके 5 जो इनकी सहायक नदियाँ हैं, रावी, चेनाब, झेलम, ये इधर आपके देख सकते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी श्रेणियों में एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसके लंबाई केवल 1114 किलोमीटर है। हिमालय क्षेत्रों की सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत मानसरोवर से बोखरचू से हिमनद से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे शेरमुख भी कहते हैं। कहाँ? तिब्बत में। सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम सिंधु नदी प्रमुख नदियां हैं। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं शोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग एवं द्रास हैं। अंततः यह नदी अटक यानी पंजाब प्रांत पाकिस्तान के निकट, जो कहाँ है, ये पंजाब भारत वाला नहीं है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, निकलती है और दाहिने तट पर काबुल नदी से मिलती है। यह दक्षिण की ओर बहती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है और पंजाब की 5 नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम को संयुक्त रूप देती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम स्थल तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियां यांगत्से, क्यांग, जियांग, हंग, ओपीत, पीली नदी, इरावदी, मेकांग, सतलज, जास्कर नदी। उद्गम हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होता है। यह नदी जास्कर श्रेणी के गहरे गोर्ज का निर्माण करती है और कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है और फिर पूर्व की ओर बहते हुए नेमू के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। अब ये इसमें इम्पोर्टेंट ये इसकी सहायक नदियां हैं और ये क्या है, तो इनकी लंबाई देख लीजिए। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इजी सा आपको बता रही हूँ। सतलज नदी या पूर्ववर्ती नदी है, तिब्बत से 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल से ये निकलती है। लोंगचुक, इसको यहाँ पर लांगचेन ख्वाम के नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा में बहती हुई है इंडो तिब्बत के समीप शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर सिंधु नदी के समानांतर बहती है। सतलज नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत नहर का पोषण करती है, हिमालय की परियोजना मानकरकट का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विपाशा नदी, जिसको व्यास नदी कहते हैं, अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये व्यासकुंड से निकलती है, कुल्ली घाटी से होकर निकलती है और धौलाधर श्रेणी से काटी हुई महाखंड का निर्माण ये करती है। अब आगे आ रहा है आपका मृदा। इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे आ रहा है अपना मृदा। भारत में मृदा वर्गीकरण दिशा में कई कार्य किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR 1956 में किया गया है। इसका जो ICAR द्वारा संरचनात्मक मृदा, खनिज मृदा एवं रंग एवं संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए मृदा को कितने भागों में 8 भागों में विभाजित किया गया है। जो महत्वपूर्ण है, जलोढ़ मृदा जिसको 3 भागों में आता है, तराई, बांगर और खादर में। फिर है काली मृदा, लाल पीली, लेटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय, पीट एवं जैव मृदा जिसको कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को जो पेडोलॉजी है या मृदा विज्ञान कहा जाता है। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। मूल चट्टानों, जलवायु, भूमिगत उच्चावचों, जीवों के व्यवहार इन समय में मृदा अपने मूल स्वरूप में आती है अथवा प्रभावित होती है।
मृदा में सबसे अधिक मात्रा में क्वार्ट्ज खनिज पाया जाता है। एपेटाइट नामक खनिज से मृदा का सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस प्राप्त होता है। मृदा में सामान्यतः जल 25% होता है। जलवायु मिट्टी में लवणीकरण, क्षारीयकरण, कैल्सीकरण, पाइलोजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मृदा को जीवित तंत्र की उपमा दी गई है। पहली आ रही है जलोढ़ मृदा, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके दो क्षेत्र हैं जो है, एक तो उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती क्षेत्र इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र। जलोढ़ मृदा नदियों की घाटियों में डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग में पंजाब, असम, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी तटवर्ती भागों में यानी विस्तृत होती है। ये अपरिपक्व निम्न भागों में परिपक्व होती है। कई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान खादर कहलाते हैं, पुरानी से बांगर कहलाते हैं और पोटाश चूनायुक्त जो है फास्फोरस में यानी इनका अभाव पाया जाता है। यह उपजाऊ मृदा होती है। मृदा को कांप मृदा, कच्छारी मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली है तराई मृदा, जिसमें महीन कंकड़, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो इसमें आती हैं। चूने की मात्रा इसमें अधिक होती है और कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। किसी गन्ने की कृषि के लिए, जिसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। दूसरी है बांगर यह है पुरानी जलोढ़ होती है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के सतलज के मतलब इनके भागों के मध्य पाई जाती है। इसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। चीका एवं बालू की मात्रा लगभग बराबर होती है और यह रबी की फसल के लिए उपयुक्त होती है। खादर आ रही है, यह नवीन जलोढ़ होती है। बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण इसमें लगातार नवीनीकरण होता रहता है और यह खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त होती है। आगे आ रहा है लाल पीली मिट्टी, यह 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस मिट्टी का विकास आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस, कुड़प्पा, विंध्यन बेसिनों, धारवाड़ शैलों, अवसादी शैलों के ऊपर हुआ है। यह मिट्टी आंशिक रूप से अम्लीय प्रकार की होती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम एवं चूने का अंश कम पाया जाता है। आगे आ रही है आपकी, ये जो इम्पोर्टेंट थे वही मैं आपको करवा रही हूँ। प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो इसमें आपका ये जो पार्ट है ये आपका इतना नहीं पूछा जाता, तो इसको हम यहाँ स्किप कर देते हैं। और फिर से मैं आपको जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वहाँ लेके चलती हूँ। महत्वपूर्ण वन लाइनर जो आपके तथ्य हैं वो यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री रेखांश पर अपनाया जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम निकोबार द्वीप समूह से इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक अंग है। दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम गंगोत्री है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का नाम चीन के साथ लगती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर समूह के साथ नागालैंड साझा करता है। भारत के राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की तटरेखा 7500 किलोमीटर है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह गद्दी चोटी सैडल पीक अंडमान निकोबार में स्थित है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। केरल को तट को मालाबार तट कहते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। स्मार्ट सिटी कोचीन में स्थापित की जा रही है। दीव एवं दमन एवं दीप गुजरात से हटकर है। दीव एवं दीप गुजरात से हटकर है। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत एवं पाकिस्तान कर रहे हैं वह सर क्रीक है। प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु मुद्रा मन्नार की खाड़ी समुद्र विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है। भारत की पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले, किंतु जिसके किसी भी जिले सीमा उसके किसी अन्य सीमा से नहीं लगती। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा कर्नाटक के साथ नहीं लगती। झीलों के अध्ययन को लिमरोलॉजी कहते हैं। जो जिला दर्रा श्रीनगर लेह को जोड़ता है। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल में स्थित है। इसके साथ कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा सिपकिला है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। हिमालय की सबसे पूर्व चोटी नामचा बरवा है। गोडविन आइस्टीन एक शिखर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन आइस्टीन है। अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री
है। नांगतिबा और महाभारत पर्वतमालाएं जो निम्न हिमालय में शामिल है। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी शिखर सह्याद्री में स्थित है, जो कहाँ है, पश्चिमी घाट में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। पंचमढ़ी पर्वतीय क्षेत्र को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, मणिपुर में स्थित है। लोकटक एक झील है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अभी आ रहा है आपके पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या है, महत्वपूर्ण पार्ट है, तो आप इसमें बने रहिए। लास्ट का अपना टॉपिक है, यहाँ आपका ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। एक सेकेंड। पारिस्थितिकी और वन्य जीव, तो अब देखते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान एवं भूगोल के मौलिक जो सिद्धांत पारस्परिक व्याख्या की जाती है, अर्थात किसी कालखंड विशेष में किसी स्थान पर जीवों एवं उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। इकोस तथा लोगस है। इकोस का आशय है निवास स्थान, जबकि लोगस का अध्ययन शब्द को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात किसी जीव के निवास स्थान या आवास के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता राइटर महोदय हैं, जबकि इस शब्द की सैद्धांतिक व्याख्या अर्नेस्ट हैकेल द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसलिए पारिस्थितिक विज्ञान या जन्मदाता, पारिस्थितिक विज्ञान के जन्मदाता हैकेल को माना जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान अध्ययन के विभिन्न स्तर कौन से हैं? जनसंख्या है, समष्टि है और पारितंत्र है। इकोसिस्टम है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी है। बायोम है, जिसको जियोम भी कहा जाता है, जीवमंडल बायोस्फीयर इसमें माना जाता है। पहली आ रही अपनी जनसंख्या। किसी भी निश्चित कालखंड में स्थान विशेष पर समान प्रजाति में पाई जाने वाली जीवों की कुल संख्या को पारिस्थितिकी जनसंख्या कहते हैं। यह प्रजाति से आशय है कि जैव समूह है जिसमें स्वरूपगत आनुवंशिक भिन्नता हो तथा सफल लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। जनसंख्या पारिस्थितिकी के अध्ययन की सबसे छोटी इकाई है। समुदाय निर्धारित स्थान विशेष में जीवों का वैसा समूह है जो किसी एक दूसरे के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात समुदाय की आवश्यक शर्त है। इसमें विभिन्न प्रजातियां पारिस्थितिकी ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म से लेकर वृहद क्रियात्मक इकाई है, जिसके जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों को उत्पन्न ऊर्जा प्रवाह द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जन्मदाता आर्थर टांसले महोदय हैं, परंतु इनकी सैद्धांतिक व्याख्या ईपी ओडम महोदय ने अपनी पुस्तक जो फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी में की है, इसलिए फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडम महोदय को माना जाता है। टाइप ऑफ इकोलॉजी सिस्टम क्रियात्मक के आधार पर पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक पारितंत्र वह अंग है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे स्थलीय घास भूमि पारितंत्र, मरुभूमि आदि। जलीय पारितंत्र संभवतः दो प्रकार का होता है, प्रवाही जल और स्थायी जल। इसके आगे आ रहा है स्थायी जल का पारितंत्र। विभिन्न प्राकृतिक पारितंत्र से सर्वाधिक स्थिर पाया जाता है। सागरीय पारितंत्र जलीय पारितंत्रों में सर्वाधिक स्थिर होता है। कृत्रिम पारितंत्र का वह अंग जो कि मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किया जाता है उसे कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। जैसे कृषि भूमि का परितंत्र के घटक हैं। क्रियात्मक पारितंत्र से मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जबकि एक दूसरे से ऊर्जा प्रवाह द्वारा जुड़े होते हैं। अजैविक घटक, जिनको 3 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक, भौतिक एवं खनिज। कार्बनिक घटकों का निर्माण पारितंत्र की विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, इसलिए उन्हें रासायनिक घटकों के नाम से भी जाना जाता है। भौतिक हैं, जिनमें जलवायु घटकों की श्रेणी में रखते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, पवन परिसंचरण आदि के साथ ऊंचाई। खनिज घटक होते हैं। अजैव घटकों में पारितंत्र से खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि विभिन्न पोषण स्तरों में चक्रीय प्रवाह के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बन ये होते हैं। जैविक स्वपोषी होते हैं। वह जैव समुदाय जो कि भौतिक तत्वों से अपने लिए स्वयं भोज्य ऊर्जा प्राप्त करता है, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं, प्रकाश संश्लेषित और रासायनिक संश्लेषित। भोज्य प्रकाश की ऊर्जा में अपने भोजन का मुख्य रूप देते हैं, वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और सूर्य की अनुपस्थिति में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें रासायनिक कहते हैं। वन्य जीव जैव विविधता शब्द पहली बार 1986 में रोसेन महोदय ने फोरम ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दिया, परंतु इसकी संकल्पना व्याख्या बिल्सन महोदय द्वारा की गई है।
जैव विविधता से आशय विश्व में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की मात्रा या जीवन की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। प्रजातियों की प्रचुरता किसी भी परितंत्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी आधार पर जैव विविधता के कुल 3 प्रकार माने जाते हैं: परितंत्र, प्रजाति और आनुवंशिक, जिसमें बायोम प्रदेश या जैव मंडलीय प्रदेश में पाई जाने वाली कुल परितंत्र की प्रचुरता ही परितंत्र जैव विविधता कहलाती है। जैसे विषुववृत्तीय, वर्षा वन, प्रवाल भित्तीय, मैंग्रोव वनों से परितंत्र की विविधता उच्च प्राप्त होती है। प्रजाति विविधता किसी भी विशिष्ट प्रजाति में पाई जाने वाले कुल प्रजातियों की संख्या प्रजाति विविधता कहलाती है। चूंकि परितंत्र में प्रत्येक जैविक घटक एक दूसरे से खाद्य ऊर्जा के रूप में अंतर संबंधित रहते हैं, इसीलिए जिस भी परितंत्र प्रजाति विविधता उच्च पाई जाती है वह स्थायी माना जाता है। आनुवंशिक आती है, किसी भी प्रजाति विशेष में पाई जाने वाली कुछ आनुवंशिक प्रजातियां संख्या को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में चावल की सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाने के कारण होती है। भारत में वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण। प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीवगण के रूप में जाना जाता है। वनों एवं वन्य जीव में तीव्र गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण आवश्यक हो गया है। पेड़ पौधों एवं वन्य जीव के संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखते हैं, पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना, सुरक्षित क्षेत्र एवं जीवों का उचित रखरखाव करना, पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों के लिए जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना है, विश्व में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ की वर्तमान श्रृंखला को बनाए रखना, अधिनियमों एवं कानून लाकर वन्य जीवों के एवं पेड़ पौधों की रक्षा करना। इसके साथ अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फिर से आप ऐसे नए वीडियो एवं अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए मैराथन क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। इसके साथ मैं आपको कुछ मोटिवेशन लाइन बता देती हूँ, वो आप देख लीजिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, अरे थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपकी वजह से, आपका एक लाइक, आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो फ्रेंड्स, आपकी इसी मोटिवेशन की वजह से मैं कुछ नया करने के लिए, आपके साथ बने रहने के लिए, कुछ और अधिक आपको जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए और अपने यही प्यार बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर।